इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है इसको हम हिस्सों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फिर इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, बजट डेफिसिट क्या होता है, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। व्हाट मेक्स मंथ ऑफ फरवरी सो स्पेशल फॉर द पीपल। इंडिया में ये जो फरवरी का मंथ होता है ये बहुत स्पेशल होता है। उसका एक कारण है, यही वो दिन होता है, यही वो मंथ होता है जिसमें हमारा एनुअल यूनियन बजट आता है। फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी इज नोन एज एनुअल यूनियन बजट डे। यानी फर्स्ट फरवरी वो दिन होता है जिस दिन हमारी केंद्र सरकार पार्लियामेंट के अंदर अपना बजट रखती है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वर्किंग डे है इसमें मैं लोकसभा के अंदर जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इस बजट को प्रेजेंट करते हैं। ये जो बजट वो प्रेजेंट करते हैं फर्स्ट फरवरी को, ये एप्लीकेबल होता है फर्स्ट अप्रैल को और ये चलता है 31 मार्च तक, ठीक है। तो जिस साल की फर्स्ट फरवरी को वो बजट रखते हैं उसी साल की फर्स्ट अप्रैल से ये लागू हो जाता है और 31 मार्च तक चलता है ये अगले साल। तो पूरा एक फाइनेंशियल ईयर तक ये एप्लीकेबल होता है, ठीक। नेक्स्ट है, ये जो बजट होता है इससे एक आम आदमी को क्या लेना देना है, मतलब किसी को क्या फर्क पड़ता है कि बजट जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे। देखिए, हर एक चीज जो होती है इंडिया में इकोनॉमिकली उस बजट से इफेक्ट होती है। वो सीनियर सिटीजन हो तो उनको क्या बेनिफिट्स होंगे, जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी कितनी टैक्स लाइबिलिटीज होगी वो यहाँ डिसाइड होता है। कॉस्ट ऑफ सारी कमोडिटीज जो है वो यहाँ से डिसाइड होती है। साथ ही कॉस्ट ऑफ पेट्रोल या इस तरीके की तमाम चीजें जो है यूनियन बजट के ऊपर डिपेंड करती हैं कि उनके रेट्स में कोई चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। बजट अफेक्ट्स एवरीवन्स लाइफ। बजट जो है इंडिया के हर एक पर्सन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इससे कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग दुखी भी होते हैं, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, यहाँ पर एक एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं इस बजट के अंदर। वो एनालिसिस किस बात का होता है, एस्टिमेटेड सोर्सेज ऑफ फंड्स और एस्टिमेटेड यूजेस ऑफ फंड्स। यानी यहाँ पर आने वाले साल में सरकार के पास कहाँ कहाँ से फंड आएगा, उसके कौन कौन से सोर्सेज होंगे, और वो जो फंड्स आया है उसको गवर्नमेंट किस तरीके से यूज करेगी, यानी किन सेक्टर्स में उसका एलोकेशन किया जाएगा। ये फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट में प्रेजेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट बजट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो गवर्नमेंट बजट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें आने वाले एक साल के अंदर गवर्नमेंट के पास जो एस्टिमेटेड अर्निंग्स होती हैं वो दिखाई जाती हैं, साथ ही गवर्नमेंट के जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं, अनुमानित व्यय हैं, वो सारे भी दिखाए जाते हैं। एक बजट का ये देख लीजिए किस तरीके से दिखता है। नॉर्मली इसके अंदर दो कॉलम होते हैं, एक रिसीट्स होती है और एक पेमेंट होते हैं। रिसीट्स दो तरीके की होती है, एक रेवेन्यू रिसीट होती है और एक कैपिटल रिसीट होती है। एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। तो ये रिसीट्स जो है सारी एक तरफ लिखी जाती हैं और ये आपकी टोटल रिसीट्स बनती है। ये टोटल रिसीट्स हैं और इस तरफ राइट साइड में टोटल एक्सपेंडिचर लिखे होते हैं। यानी सरकार के पास जितना भी पैसा आएगा वो सरकार उनको कहाँ खर्चा करने वाली है, इसी को बजट कहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे गवर्नमेंट बजट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स की बात करूं तो बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक बजट रिसीट्स होती हैं और दूसरे बजट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। यानी कि कौन कौन से एस्टिमेटेड रिसीट्स हैं उनको बजट रिसीट्स कहा जाता है, कौन से एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं उनको बजट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब ये जो रिसीट्स हैं ये फर्दर दो टाइप की होती हैं, एक रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं और एक कैपिटल रिसीट्स होती हैं, ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं, ये बेसिकली होता क्या है। बजट receipts is the estimated money receipts of the government from all the sources during a fiscal year। तो किसी भी एक फिजिकल ईयर या फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट को जहां जहां से जिन जिन भी सोर्सेस से पैसे आ सकते हैं उसको बजट रिसीट्स कहते हैं। whereas budget expenditures are the estimated expenditure incurred by the government during the fiscal year। तो एक फिजिकल ईयर के अंदर गवर्नमेंट कहाँ कहाँ एस्टिमेट कर रही है उसको खर्चा करना पड़ेगा, उसी को बजट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अभी जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं,
रेवेन्यू रिसीट्स दैट नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी असेट। तो ये दो पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट है रेवेन्यू रिसीट्स आर रिकरिंग इन नेचर। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। रेवेन्यू रिसीट्स जो होती है ये रिकरिंग नेचर की होती है। रिकरिंग नेचर की मतलब ये बार बार आती है, यानी एक ऐसा सोर्स जिससे रेगुलरली सरकार के पास पैसा आता रहता है, उसको रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। दे नीदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर दे रिड्यूस एनी एसेट। इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जिसके आने से न तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, न ही कोई उसकी असेट रिड्यूस होती है। जरा गौर से सोच के देखिए कि आपके पास पैसा आने के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एम्प्लॉयड व्यक्ति हैं तो आपके पास सैलरी आती होगी, ठीक है। तो सैलरी आने से आपके पास रिसीट तो हो रही है, पैसा आ रहा है, पर क्या आपकी कोई लायबिलिटी खड़ी हो रही है? क्या नहीं खड़ी हो रही है। तो रेवेन्यू रिसीट यानी ऐसी रिसीट जिससे कोई लायबिलिटी खड़ी नहीं होती। अब आप सोचिए कि आपने बैंक से लोन लिया, तो रिसीट तो होगी, आपको पैसे मिल जाएंगे बैंक में, आपको पैसे आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, रिसीट हो गई। बट उसके साथ आपकी एक लायबिलिटी खड़ी हो गई। लायबिलिटी कौन सी खड़ी हो गई? बैंक लोन, जो अब आपको चुकाना है। तो ये होती है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट्स वो सारी रिसीट्स होती हैं जिससे न तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आती है, ना आपकी असेट रिड्यूस हो सकती है। अभी असेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपके पास रिसीट आने का एक सोर्स और हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कोई असेट बेच दीजिए तो भी आपके पास पैसे आएंगे, तो वो कैपिटल रिसीट हो जाएगी। लेकिन रेवेन्यू रिसीट कौन सी रिसीट होती है? जिससे न तो कोई लायबिलिटी बनती है, न ही कोई असेट रिड्यूस होती है। साथ ही ये रिकरिंग नेचर की होती है, यानी बार बार होती है। अब अगर मैं रेवेन्यू रिसीट्स की बात करूं, यानी वो रिसीट जो रेगुलरली सरकार के पास आती हैं, तो वो दो हो सकती हैं। एक होती है टैक्स रिसीट, दूसरी होती है नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स से जो रिसीट्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स और एक होती है इनडायरेक्ट टैक्स रिसीट। इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। नॉन टैक्स रिसीट्स की अगर मैं बात करूं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू रिसीट्स हो सकती हैं या फिर कमर्शियल रेवेन्यू रिसीट्स हो सकती हैं। देखिए, गवर्नमेंट जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है तो उसकी वजह से जो उसको कमाई होती है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। ये क्या हो सकता है? गवर्नमेंट फाइन या पेनल्टी लगाती है। एसचीट्स होते हैं। एसचीट्स यानी कि किसी की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को मिल जाना, हम इस पे बात करेंगे डिटेल में। स्पेशल असेसमेंट से पैसे मिल सकते हैं। गवर्नमेंट लाइसेंसेस और परमिट्स देती है, उससे पैसे मिलते हैं। साथ ही गवर्नमेंट फीस कलेक्ट करती है। तो ये सारी टाइप की जो रिसीट्स हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू रिसीट्स कहलाती हैं। कमर्शियल रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट के जो एंटरप्राइजेस हैं उससे अगर कोई भी इनकम होती है तो दैट इज कॉल्ड एज कमर्शियल रेवेन्यू। तो ये टोटल रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। दो तरीके की हैं, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। अब अगर मैं टैक्स रिसीट्स की बात करूं तो सबसे पहले ये समझिए कि टैक्स होता क्या है। अ लीगली कंपल्सरी पेमेंट imposed by the government on income, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, वेल्थ, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। तो इसको कहा जाता है टैक्स। तो ये एक ऐसा कंपल्सरी पेमेंट होता है जो हर उस व्यक्ति को करना पड़ता है who has income, who is manufacturing, who is doing sales, who has some wealth, who is doing imports और exports। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ये सारे काम करता है उसको गवर्नमेंट को कुछ कंपलसरी पेमेंट करना पड़ता है, और इसी पेमेंट को टैक्स कहा जाता है। टैक्स दो तरीके का होता है, हमने देखा था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? व्हेन द लायबिलिटी टू पे अ टैक्स एंड बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। यानी कि अगर किसी की लायबिलिटी है, उसको टैक्स चुकाना है, तो वो उसी को चुकाना पड़ेगा, खुद को। ठीक है, तो उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। यानी जिसके ऊपर लेवी होता है, बर्डन भी उसी का होता है। जिसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाता है उसके पैसे भी उसी को चुकाने पड़ते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं: इनकम टैक्स ऑन इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट टैक्स ऑन कंपनीज, वेल्थ टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, गिफ्ट टैक्स। तो ये कुछ डायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस: when the liability to pay a tax and the burden of that tax can be shifted to other person, it is called as indirect tax। indirect tax ऐसा होता है जिस टैक्स के अंदर एक्चुअली वो लेवी किसी और के ऊपर होता है, लेकिन उसका बर्डन कोई और उठाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं: एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी और वैट। मैं जीएसटी से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वो जो भी आपका बिल बन रहा है उसके ऊपर
इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रेस्टोरेंट ओनर की। वो जाके जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा। बट क्या वो अपनी जेब से पे करता है? नहीं। वो क्या करता है, आपका जो बिल आता है उसमें जीएसटी ऐड करके आपको दे देता है और उसके पैसे आपसे वसूल करता है। यानी टैक्स लेवी उस रेस्टोरेंट ओनर के ऊपर हो रहा है, लेकिन पेमेंट आप कर रहे हो। तो एक ऐसा टैक्स जिसमें जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगता है वो खुद उसका बर्डन नहीं उठाता है, बल्कि कोई दूसरा पर्सन उठाता है। तो इस टाइप के टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जीएसटी, वैट और एक्साइज ड्यूटी। कुछ और टाइप के भी टैक्सेस हो सकते हैं, जैसे सर्विसेज टैक्स होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है। तो ये तमाम तरीके के जो टैक्स हैं, ये सारे टैक्स वसूल की करती है गवर्नमेंट, और ये उसके लिए एक रेवेन्यू का सोर्स होता है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन। डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन पर्सन्स। अब ये पर्सन यानी कोई बायोलॉजिकल पर्सन भी हो सकते हैं, कोई लीगल पर्सन यानी बॉडी इनकॉर्पोरेट भी हो सकता है। वेयर इनडायरेक्ट टैक्स इट इज इम्पोज्ड ऑन कमोडिटी और सर्विसेज। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये चीजों के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, या फिर सर्विसेज के ऊपर। बर्डन शिफ्टिंग की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स जिस पर लगता है उसी को पे करना होता है, दैट इज इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है? बर्डन कैन बी शिफ्टेड, यानी कि जिसके ऊपर लगता है वो किसी और से भी वसूल कर सकता है। नेचर, ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है? यानी जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती जाती है आपका टैक्स भी बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे कमाई बढ़ रही है टैक्स बढ़ रहा है, दिस इज नोन एज प्रोग्रेसिव नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? नॉट प्रोग्रेसिव इन नेचर, यानी आप एक चीज खरीदें, 10 चीज खरीदें या 1000 चीज खरीदें, उसके ऊपर जो भी टैक्स लग रहा है वो सेम रेट से लगता रहेगा, यानी कि ये प्रोग्रेसिव नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल की बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वेयर इज इनडायरेक्ट टैक्स के केस में सेल्स टैक्स है, वैट है। तो ये सारे जो है एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स इज द टैक्स इन विच रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस एज द टैक्स बेस इंक्रीजेस। रिच पर्सन हैज टू पे मोर टैक्स प्रोपोर्शनेटली। क्या कहा गया है कि एक ऐसा टैक्स जो आपके टैक्स बेस बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है, उसी को प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर कोई व्यक्ति रिच है तो उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 0 to 2 लाख है, फॉर एग्जाम्पल, ये मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राइट, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगाती है। अगर कोई पर्सन 2 to 5 लाख रुपीज कमाता है तो उसको 10% देना पड़ता है। कोई अगर 5 to 10 lakhs कमाता है तो उसके ऊपर टैक्स बढ़ के 20% हो जाता है। कोई 10 लाख रुपीज पर एनम से ज्यादा कमाता है तो टैक्स बढ़ के 30% हो जाता है। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टैक्स रेट या टैक्स भी बढ़ता जा रहा है। तो इस टाइप के टैक्स को कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। एक होता है रिग्रेसिव टैक्स, in which the rate of tax decreases as the tax base increases। इसमें रिवर्स रिलेशनशिप होती है, यानी जैसे जैसे टैक्स बेस बढ़ता जाता है टैक्स कम होता जाता है। उदाहरण के तौर पे समझिए, 0 to 2 lakhs अगर किसी की कोई इनकम है तो उसके ऊपर 20% टैक्स लगा दिया। अब उसकी इनकम बढ़ के 2 to 5 lakhs में हो गई तो उस पर टैक्स रेट कम करके 15% कर दिया। किसी की इनकम 5 to 10 लाख हो गई तो उसके ऊपर जो है टैक्स रेट और कम करके 10% कर दिया। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? रिग्रेसिव टैक्स का, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब क्या होता है? आपके टैक्स बेस से कोई लेना देना नहीं है, जो फिक्स टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा वही आपको पे करना है। Proportional tax is the tax in which the rate of tax remains constant whatever the size of tax base is। इसके अंदर आपका टैक्स बेस कितना भी हो आपके ऊपर एक पर्टिकुलर रेशियो या रेट या जो भी अमाउंट है वो लगाया जाएगा टैक्स में। अमाउंट ऑफ टैक्स गोज अप बट द रेट ऑफ टैक्स रिमेन सेम। अमाउंट कैन गो अप बट टैक्स रेट रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 2 लाख का 20% होता है 40,000, तो यहाँ 40,000 पे कर रहे हैं। अब अगर आपकी इनकम हो गई 5 लाख तो 5 लाख का 20% यानी 1 लाख रुपीज आपको पे करना है। यानी कि यहाँ अमाउंट तो बढ़ रहा है लेकिन आपका टैक्स रेट सेम है, ठीक है। तो इस टाइप के टैक्स को प्रोपोर्शनल टैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, और जो अलग अलग टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है, इनकम टैक्स है, इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स
एंड द फर्म्स, तो फर्म्स के या इंडिविजुअल्स के ऊपर जो इनकम पे टैक्स लगाते हैं उसको इनकम टैक्स कहते हैं। ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। सेकंड है कॉर्पोरेट टैक्स। इट इज द चार्ज ऑफ इन ऑन द इनकम प्रॉफिट्स ऑफ ऑल द कंपनीज irrespective ऑफ देयर स्केल ऑफ ऑपरेशंस। तो किसी भी टाइप की अगर कोई कंपनी है, उसकी अगर कोई इनकम होती है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाते हैं उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, और ये भी एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। कस्टम ड्यूटी की अगर मैं बात करूं, कस्टम ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन द कमोडिटीज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो अगर इंडिया के अंदर कोई इंपोर्ट कर रहा है या इंडिया के बाहर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस कमोडिटी के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको कस्टम्स कहते हैं, कस्टम ड्यूटी कहते हैं, और ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी, imposed by the central government on the goods produced, mostly industrial goods within the country। हमारे देश की इंडस्ट्रीज में जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसी को एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, और ये भी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब मैं बात करता हूं नॉन टैक्स रेवेन्यू की। अभी तक हमने बात की थी टैक्स रेवेन्यू की जिसमें डायरेक्ट टैक्स थे और इनडायरेक्ट टैक्स थे। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास तीन तरीके से आ सकता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू या तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू हो सकता है, कमर्शियल रेवेन्यू हो सकता है, या ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू यानी जब गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है तो उसकी वजह से उसके पास जो रेवेन्यू जनरेट होती है, जो इनकम जनरेट होती है, उसी को एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू कहते हैं। कमर्शियल रेवेन्यू रिसीट्स, कमर्शियल रेवेन्यू रिसीट्स यानी गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइजेस हैं, जो बिजनेसेस हैं, उसको रन करने से उसके पास जो पैसे आते हैं उसको कमर्शियल रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। इसके अलावा कई सारे ग्रांट्स जो हैं फॉरेन कंट्रीज से या इंस्टीट्यूशन से हमारी सरकार को मिलती हैं, उनको भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में लिया जाएगा। Commercial revenue received by the government by selling the goods and services produced by government agencies। तो गवर्नमेंट अपने पास जब गुड्स या सर्विसेज बेचती है तो उससे अगर कोई रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसको कमर्शियल रेवेन्यू कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट से अगर कोई भी रेवेन्यू जनरेट होता है तो गवर्नमेंट के लिए कमर्शियल रेवेन्यू होगा। अभी इसके क्या एग्जांपल्स हैं? पहला इंटरेस्ट received on the loans given to the state government, union territory, local governments and the people। यदि सरकार ने किसी भी गवर्नमेंट को लोन लिया है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन टेरिटरी हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, या फिर कोई इंडिविजुअल्स हो, तो उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो ये कमर्शियल रेवेन्यू है। या फिर डिविडेंड हो सकता है, गवर्नमेंट के कई सारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उसमें गवर्नमेंट के पास शेयर्स होते हैं, उन शेयर्स के ऊपर ये कंपनीज डिविडेंड देती हैं जो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू। इसके अलावा पोस्टेज है, रेलवेज है, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज है, ये डिपार्टमेंट रन करने से भी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आते हैं। इस सारे रेवेन्यू को कमर्शियल रेवेन्यू कहा जाता है। Administrative revenue, it is the revenue that arises from administrative functions of the government। गवर्नमेंट जब अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है उससे कई तरीके के सरकार को पैसे मिलते हैं। फीस आती है, लाइसेंस फीस आती है, फाइन एंड पेनल्टीज, रसीट्स, स्पेशल असेसमेंट्स, ये तमाम तरीके के रिसीट्स हो सकते हैं। एक एक करके हम इनको देखते हैं। फी क्या होता है? इट इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज सच एज रजिस्ट्रेशन फीस, पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस। देखिए, सरकार जब कई सारे काम करती है तो उसके बदले में उसके जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो लेती है, और इसको फीस कहते हैं। उदाहरण के लिए पासपोर्ट बनाने की फीस है, कोर्ट अगर आप जाते हैं तो कोर्ट अपनी फीस चार्ज करती है, कोई रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर एग्जांपल आपने कंपनी बनाई, आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर करवाओगे तो उसकी फीस देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये जो फीस है ये गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू है। नेक्स्ट है लाइसेंस एंड परमिट्स, charged by the government authorities to allowing the permission such as driving license, import license and so on। गवर्नमेंट आपको कई सारी चीजों की परमिशन देती है और उसके बदले में वो आपसे कुछ फीस लेती है। लाइसेंस फीस हो सकती है या परमिट फीस। इसके एग्जांपल है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की फीस है, इंपोर्ट लाइसेंस की फीस है, तो ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है। फाइन्स एंड पेनल्टीज की बात करें, इम्पोज्ड बाय कोर्ट्स फॉर रिफ्यूजल विद गवर्नमेंट लीगल ऑर्डर, एग्जांपल्स क्रॉसिंग रेड लाइट। तो कई सारे ऐसे नियम कानून लॉज बने हुए हैं जिनको फॉलो नहीं करने पर गवर्नमेंट आपसे फाइन चार्ज करती है, इसी को फाइन और पेनल्टी कहते हैं। चीट्स क्या होता है? गवर्नमेंट क्लेम्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन हु डाइज विदाउट हैविंग अ लीगल हेयर। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी डेथ हो जाए और उसका कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, यानी उसकी प्रॉपर्टी को क्लेम करने वाला नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी सरकारी खाते में गवर्नमेंट के पास जमा हो जाती है। इसी चीज को एस्चीट कहा जाता है।
स्पेशल असेसमेंट की बात करें, मेड बाय द ओनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यूज आर एप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उसकी अचानक से वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां आसपास डेवलपमेंट कर दिया है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट आपसे कुछ रेवेन्यू मांग सकती है और इसी को स्पेशल असेसमेंट कहा जाता है।